हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। ये अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी यूपी पीसीएल जूनियर अकाउंटेंट का, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो एग्ज़ाम के लास्ट 25 क्वेश्चंस इस पार्ट 3 में आपको कवर कराने जा रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट वर्ड को आपको ढंग से पढ़िए, आपको इसमें से गलत जो स्टेटमेंट्स हैं वो बताने हैं। पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट ऑफ पर्सन्स विद होम द बिजनेस डील्स। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, उन्हीं पर्सन्स के अकाउंट होते हैं जिनके साथ बिजनेस डील करता है। अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स एन आइटम ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आइटम ऑफ एसेट्स को होते हैं वो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं, ना कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो ये सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट गलत होने वाला है। Accounting relates to assets held in the name of the firm are called nominal accounts. नॉमिनल अकाउंट्स तो आपके एक्सपेंसेज और लॉसेज और इनकम एंड गेन से रिलेट करते हैं, तो वो आपका अकाउंटिंग रिलेटेड टू एसेट्स तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एडवांस टैक्स विल नॉट बी पेड इफ टैक्स पेएबल आफ्टर टीडीएस इज नॉट मोर देन और इक्वल टू 10,000। ये काफ़ी सिंपल सा और एडवांस टैक्स की पहली कंडीशन होती है कि आपको एडवांस टैक्स तभी पे करना है जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है। तो अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो आपको उस केस में एडवांस टैक्स पेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ए समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेज इज नोन एज, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये आपको 11वीं क्लास में ही बता दिया जाता है कि पहले आपको जनरल एंट्रीज करनी होती हैं, फिर आपको लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, उसके बाद उसके बैलेंसेज से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। तो समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेज इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर एसेंशियल फॉर अ रिसोर्स टू बी री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट्स। तो एक एसेट अगर आपको रिकॉग्नाइज करनी है तो उसमें क्या क्या एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। इट मस्ट बी ओन्ड बाय द एंटिटी एंड रिमेन इट्स कस्टडी। ऐसा नहीं है। एसेट्स क्या होती हैं, आप अपने किसी हायर परचेज पे भी ले सकते हो या अपनी कंपनी के एसेट्स किसी दूसरे को भी दे सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके एसेट्स नहीं है, कस्टडी में होना ज़रूरी नहीं होता है। तो पहली कंडीशन नहीं है एट्रीब्यूट्स, इट मस्ट बी विद इन द एंटिटीज कंट्रोल। हाँ, ये है कि उसका ऊपर एंटिटी का कंट्रोल होना चाहिए। इट शुड हैव बीन स्टेब्लिश्ड बाय अ पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। हाँ, क्योंकि आपने पास्ट में उसको परचेज किया हो या हायर किया हो। द फ्यूचर इकोनॉमिक बेस्ट बेनिफिट्स मस्ट फ्लो टू द बिजनेस, और उस एसेट्स का जो भी फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो आपके बिजनेस में फ्लो होने चाहिए। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द essential attributes to be recognized as an asset. An asset was purchased for rupees 1 lakh. 1 lakh की एक एसेट्स परचेज की है, ऑन विच डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट 5% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर वुड बी। आपको बताना है, और ये 1 लाख नहीं है, ये 10,000 है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पता है एक जैसा ही आपको अमाउंट हर बार चार्ज करना है। ये आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की तरह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका बनेगा 9,000, क्योंकि 10,000 का 5% होता है आपका 500। तो 10,000 में से 500 माइनस करोगे तो 9,500 हो जाएगा वो। ये एक साल के बाद उसकी वैल्यू होगी उसमें, लेकिन ये पूछ रहा है 2 साल बाद क्या होगी, तो उसमें से 500 फिर से माइनस कर दोगे। तो ये सीधे सीधे आपका 9,000 आंसर आ जाएगा 55 का बी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था डेप्रीशिएशन का। 56 कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। ये इनकम टैक्स में आपके पास डिडक्शन है। तो इसमें कंडीशन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू कंप्लीशन का मतलब घर को बनाने से पहले आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, लेकिन वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में होगा फॉर 5 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंसेज लॉसेज इनकम्स एंड गेंस, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following forms is applicable regarding the statement of income from a country or specified territory outside India and foreign tax credit? तो यहाँ पर जो फॉर्म 67 होता है ये आपका रिलेट करता है इनकम फ्रॉम अ कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो काफ़ी कम लोगों को पता होगा, तो आप भविष्य के लिए इसको याद रखें कि फॉर्म 67 किससे रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, हम उनको
बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, नोट के रूप में दिखाते हैं, शोन एज अ नोट इन द बैलेंस शीट। तो 59 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 is a fund arising from a bequest or gift, the income of which is devoted for a specific purpose, it is shown in the। तो आपको बताना है जो endowment fund होते हैं is a fund arising from a bequest or a gift, और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, गिफ्ट के रूप में जो फंड आपको दिखते हैं या बिक्वेस्ट के रूप में, डेट आर कॉल्ड एंडाउनमेंट फंड, और उनको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिया है, एक्रूड इनकम दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडवांस इनकम दे रखी है, और आपको डेटर्स दे रखे हैं। तो क्रेडिटर्स तो आपकी करंट लाइबिलिटी में आएंगे ही आएंगे, तो सबसे पहले 10,000 क्रेडिटर्स तो आने ही वाले हैं। एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है, एक्रूड इनकम वो इनकम है जो आपने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो ये भी आपकी एसेट्स में, ये करंट एसेट्स होती है ना कि करंट लाइबिलिटी, तो इसको नहीं लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द करंट लाइबिलिटीज, तो 10,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आएंगे। और आपका आने वाला है एडवांस इनकम, एडवांस इनकम जो आपको पहले ही मिल गई है लेकिन अभी उसके लिए आपने काम नहीं किया है, तो ये भी करंट लाइबिलिटी है। तो 10,000, 8,000, 2,000, ये हो गया टोटल 20,000। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं, कौन सी करंट एसेट्स हैं, तभी आप इसका आंसर कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 62, family pension received by a widow of the member of armed forces where the death of the member has occurred in the course of operational duties। तो आर्म फोर्सेज की अगर कोई भी वाइफ है, अब वो विडो हो गई है, आर्म फोर्सेज अब दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वो आपकी टोटली एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, द एरर्स डेट अराइज व्हेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड टू अकॉर्डिंग to accounting standards laid down for preparation of financial statement are known as error of principle। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं अगर उनको फॉलो करते हुए आपने अपने अकाउंट्स या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो हम बोलेंगे कि आपने एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इट इज शोन इन द। तो डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिसीव हुई है तो हम उसको कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अभी इस जैसा ही क्वेश्चन आपका पीछे भी था जिसमें हमने एंडाउनमेंट फंड के बारे में भी जाना था कि उसको भी हम लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो जब हम बैंक रिकंसलाइजेशन स्टेटमेंट बनाते हैं वहाँ डिफरेंसेज हो सकते हैं बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेज। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा रीजन नहीं है। तो डिसऑनर ऑफ चेक होगा तो वो एक रीजन हो सकता है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी एक डिफरेंस है। मशीनरी परचेज अगेंस्ट कैश पेमेंट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि कहीं भी बैंक का रोल तो आ ही नहीं रहा है, तो ये कैसे रीजन हो सकता है आपका डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी पढ़ लीजिए, बैंक क्रेडिटेड डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली, तो ये भी एक रीजन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक पासबुक का। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ क्लियरली हमें शो हो रहा है कि दिस इज नॉट अ रीजन डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, an audit in which the auditor examines the financial statements of an enterprise to express an opinion as to whether or not they reflect a true and fair view of its state of affair and working results is known as, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये तीनों ही डिफरेंट है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि एक ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन दे रहा है, तो ओपिनियन मतलब इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66 का सी राइट आंसर है। Amount of aside of current earnings of a business for depreciation, repairs or meeting a known liability, the amount of which is uncertain is known as, उसको हम बोलते हैं provision, whereas an amount set aside out of profits or surplus to meet unexpected contingencies और प्रोवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड रिजर्व। काफ़ी सिंपल सा है। प्रोविजन क्या होता है, आप पहले से ही बना के रखते हो, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जैसे अकाउंटिंग का रूल है कि अकाउंटिंग जो फ्यूचर लॉसेज है उनको कंसीडर करती हुए चलती है, ना कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को। तो फ्यूचर लॉसेज को कंसीडर या सेट ऑफ करने के लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना के रखते हैं। और रिजर्व क्या है, वो आपका सरप्लस या प्रॉफिट में से बनाया जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो आप जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है द ब्रांच नेट प्रॉफिट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द हेड ऑफिस बुक्स बाय डेबिटिंग द अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द अकाउंट। तो ब्रांच नेट प्रॉफिट को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द हेड ऑफिस बुक्स, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बी होना है, मतलब ब्रांच अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको आप क्रेडिट करके, ये हेड ऑफिस की बुक्स में होता है। वेयर डज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अपीयर। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ अपीयर होता है, ये बैलेंस शीट एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ अपीयर किया जाता है। सिंपल सा है, यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे तो ये इजीली कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज वेरी डिफरेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको शो करेंगे नहीं, और नेगेटिव आइटम ये क्यों होगा, ये एक पार्ट होता है नेटवर्थ का। तो आप सीधे सीधे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ये पूछ रहा है इज द एक्सेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है कि सेल्स रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपका सीधे सीधे जीपी आ जाता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेल्स बुक हम किस किस लिए रिकॉर्ड करते हैं, मतलब किस किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। एंटायर सेल्स वॉल्यूम हम उसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेल्स बुक में, केस सेल्स भी नहीं करते हैं, क्रेडिट सेल्स भी नहीं करते हैं। अब मुझे ये बताओ, सेल्स बुक जब आप बना रहे हो तो सेल्स बुक हम केवल क्रेडिट सेल्स के लिए करते हैं, तो ओनली थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि कैश सेल्स और एंटायर सेल्स वॉल्यूम उसमें हम नहीं करेंगे। ओनली क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी सेल्स बुक प्रिपेयर की जाती है। ऐसे ही जब परचेज बुक है तो वो ओनली आपकी क्रेडिट परचेजेज को ही रिकॉर्ड करेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज डन इन द जर्नल। बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट है। पहले आप जर्नलाइज करते हो, फिर आप लेजर में पोस्टिंग करते हो, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, रिकॉर्डिंग द जर्नल, ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक होने ही वाला है। समराइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इज डन इन द लेजर। समराइज हम लेजर में नहीं करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स इज डन बाय द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इंटरप्रिटेशन आप ट्रायल बैलेंस से नहीं कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन आप आफ्टर बैलेंस शीट फॉर्मेशन ही कर सकते हो। और राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। हाँ, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 73, when cash book balance is used as a starting point which of the following item are to be added। जब हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कौन कौन से आइटम हमें ऐड करने होते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर इन द फर्म्स अकाउंट इन द बैंक। तो ये दोनों ही करने हैं, बाकी थर्ड वाला आपको डिडक्ट करना होता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होने वाला है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड दोज आर द आइटम्स विच आर टू बी एडेड। क्वेश्चन नंबर 74, द एडजस्टमेंट अकाउंट ओपनड इन डेटर लेजर इज टर्म्ड एज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जब हम डेटर लेजर का एक टर्म है तो आपको पता है, जब एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं, डेट इज कॉल्ड जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर एंड दिस पार्ट। इसके बाद भी हम कॉमर्स के टॉप एमसीक्यूज अभी जारी रखेंगे, हम धीरे धीरे अपना वीडियोस बनाते जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं अपकमिंग, चाहे यूजीसी नेट कॉमर्स हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो फॉर वेरियस स्टेट, ये सब आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिपेयर्ड बाई एनपीओज। जो एनपीओज होते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। जबकि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकी जगह ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में सिमिलर रहती है। तो रिसिप्ट एंड एनपीओ का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल द स्टेटमेंट्स और अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाई एनपीओ। थैंक यू सो मच, आशा करते हैं आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए हों। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। धन्यवाद।